हेलो एवरीवन। टेक फिजिक्स हजारीबाग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उमेश कुमार और आज आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हूं झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा प्रस्तावित मॉडल सेट फिजिक्स 2022 के लिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वैसे मैं बता दूं, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 1 का पहला क्वेश्चन, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट। कहा जा रहा है कि अगर हम जैसा कि जानते हैं कि भी जो होता है ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर का, v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अगर आर को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, डिक्रीज करेगा। ओके, ये आपका आंसर बी होगा। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। टू चार्जेस spheres are separated at a distance d, exert a force F on each other. If charges are doubled, the distance between them is doubled, then the force is। यहाँ पे दो चार्जेज हैं, एक चार्ज यहाँ होगा, एक चार्ज यहाँ पर होगा। ठीक है, दोनों के बीच का दूरी अगर r है तो यहाँ पे एक फोर्स होगा। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है कि हम डिस्टेंस को डबल कर देते हैं और क्या आपका चार्ज जो है उस पर चार्ज को भी डबल करेंगे, तो डिस्टेंस को भी डबल करेंगे और चार्ज को भी डबल करेंगे। तो फार्मूला होता है F इजिकल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ चार्ज को डबल किया जा रहा है और डिस्टेंस को भी डबल किया जा रहा है। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि फोर्स अभी भी वही है जो स्टार्टिंग में था। ओके, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, मतलब कि फोर्स ही होगा, मतलब कि कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल भी इज। रिलेशन यहाँ पर ये सीधा सीधी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है वो सीधा हमको दिख रहा है कि ये ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि यही जो होता है रिलेशन होता है ई इजिकल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। सो आंसर ए इज करेक्ट। ओके, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। देखो दोस्तों, मैं बता दूं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा भी पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा, ये प्रॉपर्टी है चार्ज का। लेकिन कि अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। लेकिन क्या होगा कि अगर एक को पॉजिटिव चार्ज है, कोई चार्ज बॉडी है और सामने कोई न्यूट्रल बॉडी रखा होगा, तो मैं बता दूं ये चार्ज बॉडी जो है वो इसके वजह से इसके जो न्यूट्रल बॉडी है इसके सरफेस पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और फाइनली यहाँ पर दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू करेगा। इसको जो चार्ज डेवलप हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज सामने है, सामने इसके जो सरफेस हैं उसके नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो फाइनली क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर दो बॉडी जो है चार्ज बॉडी अगर रखा हुआ है तो उसके जो है एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव खुद है, दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा, तो एक न्यूट्रल बॉडी को भी ये अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए आंसर सी इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। हम जानते हैं कि सी का जो फार्मूला होता है सी नॉट, मतलब जब एयर में होगा वो, तो फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन कि जब इसको हम किसी मीडियम में रखते हैं तो इसका फार्मूला हो जाता है सी इजिकल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए बाई डी, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फार्मूला है आपका वो किसी मीडियम के लिए है। ठीक है, तो ये क्यू के चूँकि कि अब जो है आपका डायरेक्ट कांस्टेंट है, ये यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा पहले से और उसमें कैपेसिटी बढ़ जाएगा। सो आपका आंसर जो होगा
आपका बी नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। तो ओम्स लॉ वैलिड करता है, इसमें कंडीशन ही होता है कि ये ओम्स लॉ वैलिड करता है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज क्या होगा, कांस्टेंट होगा और क्या होगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीन ए बी और सी ये तीनों जो हैं ओमिक रेजिस्टेंस हैं, लेकिन आपका डी नंबर ऑप्शन जो है जिसको हम डायोड कहते हैं ये नॉन ओमिक कहलाता है। देखिए दोस्तों, ओमिक रेजिस्टेंस उसको कहते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कंसिक्वेंसेज ऑफ। एक्चुअली में किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वो ओबे करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को और सेकंड लॉ ओबे करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हम लोग सही हो सकता है। पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली। तो ये बी नंबर ही ऑप्शन होगा, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, ये बी नंबर ऑप्शन होगा चूँकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी को ही ये जो कंसिक्वेंस यहाँ पर है, फर्स्ट लॉ चार्ज के लिए, सेकंड लॉ एनर्जी के लिए। ओके, सो आंसर इज बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। यहाँ पे एक फार्मूला होता है जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, एक क्वांटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटाइजेशन होता है जिसमें एक फार्मूला हमें प्राप्त होता है कि Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई, जहाँ से हम एन इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं Q बाई ई। ठीक है, तो यहाँ चार्ज दिया है 1 कूलम और डिवाइड कर देंगे, की का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जो है चल करके आपका आप सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आपको मिल जाएगा, ये वैल्यू होगा आपका, ये आपका वैल्यू हो जाएगा, आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, सो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। If the radius is doubled, then the outward electric flux will be। देखिए, कोई भी सरफेस है, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई भी चार्ज रखा हुआ है, तो इस सरफेस को जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कट करेगा वो डिपेंड करेगा कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। एकदम सीधा सीधी गॉसेस ने ही कहा था कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स क्यू होगा, मतलब किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना ज़्यादा चार्ज इंक्लोज होगा उसी पे सारा चीज़ डिपेंड करेगा, उसका रेडियस बड़ा हो चाहे छोटा हो मैटर नहीं करता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा जी, तो यहाँ पर कह रहा है कि रिमेन अनचेंज्ड, आंसर जो होगा ए बी सी, सी नंबर। ठीक है, यहाँ पे बी और सी दोनों लिख दिया है, लेकिन ये सी नंबर ऑप्शन होगा जो सही होगा। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा और हम लोग आगे देखते हैं। The specific resistance of a rod of copper as compared to that of thin wire of copper is। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो रेजिस्टिविटी होती है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। हम रॉड को मोटा करें चाहे पतला करें, उसका प्रॉपर्टी चेंज होने वाला नहीं है, मतलब कि वो अनचेंज रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई वायर मोटा है उसको पतला कर दिए उसका रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, मतलब आंसर इज सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तो सिंपल सी बात है कि ये वोल्ट मीटर ही होते हैं। ठीक है, और चूँकि अभी मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, बहुत समय नहीं बर्बाद कर सकता यहाँ पे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाते हैं, लेकिन कि अगर आप हज़ारीबाग में हैं और अगर हमारे क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा हज़ारीबाग में अपना सेंटर चलता है टेक फिजिक्स क्लासेस के नाम से, जो कि बाबू गांव स्थित है हज़ारीबाग में। आप जुड़ सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9661289090। ओके, आप यहाँ पे मिल सकते हैं, जो भी कुछ समस्या है उसका समाधान आपका श्योर शॉर्ट किया जाएगा। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम लोग देखें कि ये आपका एसआई यूनिट जो होता है फ्लक्स का वो वोल्ट मीटर होता है। दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये वायर पी हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ क्यू, मतलब यहाँ पर दो वायर दिए हुए हैं, एक पी होगा और एक क्यू होगा। तो पी का जो डायमीटर और लेंथ है वो ये मान लेते हैं ये क्यू है और ये पी है, राइट।
तो इसका जो है सब कुछ आधा है, इसका लेंथ भी आधा है पी का और डायमीटर भी आधा है, ठीक है, इसके क्यू के कंपैरिजन में। तो इसका रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये याद रखना होता है कि ये जो बेस्ड है R इजिकल्स टू रो एल बाई ये सारी चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जहाँ पर कि आप यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जब पी के लिए लगाएंगे तो यहाँ पर लेंथ को L/2 लेना होगा और एरिया को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डायमीटर उससे आधा है तो रेडियस कितना हो जाएगा, D/4 हो जाएगा रेडियस, क्योंकि डायमीटर इसके क्यू के रिस्पेक्ट में आधा है, तो डायमीटर आधा है तो रेडियस का दुगुना 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कंडीशन लगाएंगे एक बार, R इजिकल्स टू रो एल बाई ए फर्स्ट के लिए, दूसरे के भी लगाएंगे रो एल बाई ए, ये दूसरा R के लिए, ठीक है। तो ये इसको एक R होगा, दूसरा को R डैश लेंगे। तो ऐसे दोनों को सॉल्व करना होगा, रेडियस को चेंज करना पड़ेगा, लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। अगर सॉल्व करोगे, चूँकि मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने पाया कि इसका जो रेशियो है वो आपका 2:1 है। आप भी सॉल्व करके देख सकते हो, अगर नहीं होगा तो मुझसे जरूर एक बार कॉन्टेक्ट करें इसका, ठीक है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। दोस्तों ये जो है एक बड़ा यूनिक सा सवाल है और ये इसका आंसर जो होगा आपका सिलिकॉन होगा, ठीक है। हम आगे सवाल देखते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। ये तो कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ रहे होंगे, कहीं अगर पढ़े होंगे तो आपको सिखाया गया होगा कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली जाता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जो कि इसको एक सर्कुलर पाथ में गोल गोल घुमाता है। मतलब जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर करता है तो एक सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाएगा तो बिना डेविएट किए हुए वो निकल जाएगा, किसी तरह का उसमें कोई फोर्स नहीं लगता है, जीरो फोर्स लगता है। क्योंकि फार्मूला होता है F इजिकल्स टू Q टाइम्स V क्रॉस B, जहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे तो आपका होगा F इजिकल्स टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। और चूंकि परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है तो परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो उस समय थीटा कितना लेंगे हम, 90 डिग्री। और 90 जब पुट करेंगे तो सीधा आपको मिलेगा QVB। ये आपका मैक्सिमम फोर्स होता है और ये मैक्सिमम फोर्स एक ही केस में होता है जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली इंटर करता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर क्या होगा इसका मोशन, सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि अगर इफ ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डायपोल at a point on its axial line and EE that on the equatorial line at the same distance from them। देखिए दोस्तों, ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके जो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वहाँ का जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा उसका 2 गुना होता है। तो यहाँ पर ई एक्सियल हम जो बोल रहे हैं, ई एक्सियल इज इक्वल्स टू ई इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे 2 गुना होता है, मतलब कि एक्सियल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटोरियल पे कम होता है। इस फार्मूला से हम लोग ये कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा होता है, इसको याद भी रखना है कि एक्सियल पे जो होता है इक्वेटोरियल से 2 गुना होता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी नंबर, ई ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग कंडक्ट करंट इन द सेम डायरेक्शन। दोस्तों अगर 2 कंडक्टर है, अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इसको I1 कहें, इसको हम I2 कहें, तो दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 2 I1 I2 बाई दोनों के बीच का दूरी, जो दूरी यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के बीच में ये होता है, ठीक है। तो ये अगर दोनों कंडक्टर में अगर करंट सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो इस केस में दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अगर वही एक में ऊपर जा रहा है दूसरे में नीचे जा रहा है
तो दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। ये क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाता है कि क्यों ऐसा होता है, फोर्स किस कारण से लगता है, किस प्रकार से फोर्स लगता है, और अट्रैक्शन और रिपल्सन का क्या मतलब यहाँ पर है और किस तरह से फोर्स लगते हैं। तो इस केस में दोनों पे बाहर की तरफ फोर्स लगता है, और दोनों जब डायरेक्शन दोनों अगर सेम होगा तो उस केस में दोनों के बीच में अंदर की तरफ फोर्स लगता है, मतलब अट्रैक्शन होता है। तो इस केस में दोस्तों जब करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो करंट जो होगा वो फोर्स जो होगा वो एक दोनों के अट्रैक्शन में होगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर होगा, मतलब दोनों पे अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विल बी, क्या होगा जी। तो एक्चुअली में ये एक यूनिट होता है इसका, ऐसा यूनिट जिसको हम फराड कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वैसे ही याद रहता है, लॉलीपॉप है ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो यूनिट होता है उसका वो फराड होता है, ठीक है। चलिए अभी आप देख रहे हैं टेक फिजिक्स हजारीबाग के यूट्यूब चैनल पे बने हुए हैं। आप आगे भी आप जुड़े रहिए, आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत करेंगे। चलिए दोस्तों, आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स ने कहा था कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इजिकल्स टू मी नोट टाइम्स आई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरम है, एम्पियर्स के द्वारा दिया गया है। सो आंसर बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज क्यू इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू b, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज। दोस्तों अभी हम तुरंत डिस्कस किए हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो F इजिकल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। और बोला जा रहा है कि परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, तो थीटा का वैल्यू कितना लेंगे यहाँ पर हम 90 डिग्री लेंगे, और साइन 91 होता है, मतलब F इजिकल्स टू क्यू वी बी होगा। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो आंसर विल बी बी, सो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स क्या है कि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा जगह जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये फार्मूला होता है लॉरेंस फोर्स का, F इज इक्वल्स टू क्यू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, प्लस Q टाइम्स V क्रॉस B, ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो दोनों फोर्सेज होते हैं, इसको जब हम तोड़ेंगे, जो परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, तो ये फर्स्ट हो गया QE और सेकंड वाला हो गया QVB। यहाँ से अगर हम कॉमन लें, अगर V क्रॉस B ही लिखें अभी यहाँ पे हम, तो Q को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो Q को कॉमन लेने के बाद अंदर में E बच जाएगा, प्लस में इधर V क्रॉस B बच जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है, ऑप्शन जो होगा वो आपका दिख रहा है ABC, सी नंबर आंसर जो होगा वो सही होगा, राइट। F इजिकल्स टू क्यू ई प्लस V क्रॉस B, चूँकि यहाँ पे Q को कॉमन लिया गया है, सी नंबर में देख लीजिए आप, ठीक है। तो आंसर जो होगा आपका सी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट द इक्वेटर, एंगल ऑफ डीप एट इक्वेटर, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डीप जो है आपका 0 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 डिग्री होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट। चलते हम लोग आगे। व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट ए प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू द वर्टिकल कंपोनेंट। दोस्तों एक जगह है जहाँ पर दोनों डीप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो एंगल होता है वो सेम होता है, वैल्यू सेम होता है, और वो एंगल है आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ये बार मैग्नेट, मैं बता दूं कि अगर कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ पोल से इनिशिएट होते हैं और टर्मिनेट होते हैं साउथ पोल, मतलब कि निकलते हैं नॉर्थ पोल से और एंड करते हैं जा करके साउथ पोल पे। ये इस तरह का फील्ड लाइन बनता है। तो ये बाहर की बात है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, है ना, वही कहानी यहाँ पे है। बाहर में फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ है, जबकि
मैग्नेट के अंदर में फील्ड लाइन जो होते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, इसको याद रखिएगा, एक बेहतर सवाल है ये, ठीक है। ये कई बार आपका जो है EI में भी पूछा गया एक बार सवाल इसका, ठीक है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो ये अंदर में जो होते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ होते हैं, राइट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा मैच कर रहा है, फ्रॉम नॉर्थ टू पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सो आई थिंक कि डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ्स आर, दोस्तों यहाँ पे 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। एक होते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसके सहारे हम लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मुझे दिख रहा है कि ये 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो 100% सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, ये 50 मिली हर्ट्ज कॉइल कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इन जूल इन, पहला ऑप्शन 0.4 जूल, 4 जूल, 8 जूल एंड 0.04 जूल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला होता है एक्चुअली में, कि एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है ½ LI²। ये दोनों वैल्यू दिए हुए हैं, हमने अभी कैलकुलेट किया, दोनों कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चला कि इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आपका ए नंबर 0.4 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला वही है, वैल्यू पुट कीजिए, या आपका जो है एल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, आई दिया हुआ, आई 4 एम्पियर, एल दिया है 50 मिली हर्ट्ज दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हेनरी, ये मिली हेनरी है ये, ठीक है, ये मिली हेनरी, क्योंकि इंडक्टर का यूनिट होता है जो है ना वो इंडक्टेंस का वो हेनरी होता है। तो ये 50 मिली हेनरी दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हेनरी में, ठीक है। तो आप उसको वैल्यू को पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज फाउंड। जैसा कि कोई भी कॉइल है, ये कॉइल है, तो इस कॉइल में पोलैरिटी क्या होगा। अगर इसके सामने एक हम मैग्नेट लाते हैं, नॉर्थ पोल सामने है, तो ये नज़दीक आएगा, नज़दीक आने की वजह से इस कॉइल में EMF इंड्यूस होगा, चूँकि फ्लक्स चेंज होगा, आप जानते हैं। तो फ्लक्स चेंज होगा तो करना क्या है कि अब जो है ये नॉर्थ पोल आ रहा है, ये नॉर्थ पोल आने की वजह से यहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ है। तो ये चाहता है कॉइल कि नहीं, ये मेरे तरफ नॉर्थ पोल नहीं आए, तो क्या करता है, अपने सामने ये एक नॉर्थ पोल जनरेट कर देता है। और इस बात को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया किसने, लेंज ने, ठीक है। तो लेंज ने ऐसे बताया था कि भाई पोलैरिटी किसी कॉइल में किस प्रकार से डेवलप करेगा और इसका क्या अंदर की कहानियाँ हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूं अभी, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में, ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज कंपेयर द रेडियाई ऑफ देयर पाथ्स व्हेन ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑप्शन इसमें जो दिए हुए हैं वो एक भी आंसर सही नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में वो रेशियो जो होंगे, फार्मूला होता है MV/QB, वहाँ से हम लोग फॉर्मूला आर का वैल्यू फाइंड करते हैं, R = MV/QB, राइट है। तो यहाँ पर एक्चुअली में वो रेशियो जो होता है √2:1:√2, ठीक है, ये रेशियो हुआ करता है, वैसे यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे कि इसका रेशियो जो होता है √2:1:√2, ये इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए लॉन्ग वायर हैज सेमी सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियाई 20 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। दोस्तों अगर कोई सर्कुलर लूप है, उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, रेडियस उसका R है, ठीक है, चाहे A है, चाहे तो वो A कहें चाहे R कहें, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो होता है ये होता है μ0I/2A, जहाँ A आपका रेडियस, यहाँ पे चूँकि R नहीं है तो यहाँ R लिखेंगे, ये फार्मूला होता है। और सेमी सर्कुलर है तो इसको क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, सारा वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आप प्राप्त करेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो आपका B नंबर होगा,
ठीक है, ये आता है कैलकुलेशन में, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। और ये करंट ऑफ 2 एम्पियर flows in a system of conductors as shown in figure. The PD, that means potential difference VA minus VB will be। दोस्तों यहाँ पे फोटो में आप देख पा रहे हैं कि एक टर्मिनल D यहाँ पर है, ये टर्मिनल D यहाँ पर, और एक A, तो इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस VD माइनस VA, एक दो इक्वेशन हमको लिखना होगा, एक इसके बीच में लगाना पड़ेगा और एक D और B के बीच में लगाना पड़ेगा। ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, दोनों इक्वेशन को घटाइएगा तो ऑटोमेटिकली आपका VA माइनस VB आएगा, VA माइनस VB आएगा। चूँकि यहाँ पे लिख पाना था संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन कि ये VA माइनस VB होगा। और इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो ये श्योर शॉर्ट आपका +1 वोल्ट आता है। मैंने अभी सॉल्व किया, तुरंत सॉल्व किया अभी, ठीक है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या आंसर होगा? बी नंबर, +1 वोल्ट आते हैं, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाना है, VA माइनस VB इजिकल्स टू आई, VD माइनस VA इजिकल्स टू आई इंटू आर। करंट जो पास कर रहा है ऊपर वाले में भी 1 एम्पियर जाएगा, नीचे वाले में भी 1 एम्पियर जाएगा, दोनों में 1 एम्पियर जाएगा, क्योंकि वो 2 एम्पियर आ रहा है और दोनों में रेजिस्टेंस सेम सेम, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, तो करंट जो है इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। सो VA माइनस VB इजिकल्स टू IR, और नीचे वाले में VD माइनस VB, ऊपर में VD माइनस VA, नीचे वाला VD माइनस VB इजिकल्स टू I इंटू आर, यहाँ भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो दोनों जगह पे देखेंगे कि ये इसके बीच में जो होगा, अगर डिवीजन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वैल्यू आता है। ये ज़्यादा बहस की इसमें कोई ज़रूरत है ही नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंसेज। दोस्तों ये जो है, चूँकि यहाँ पर नल जीरो रूल यहाँ पे फॉलो करता है, और ये टोटली जो है आपका किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है। सो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दैट इज इट इज़ बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पर एक अरेंजमेंट है, सर्किट दिया हुआ है एक, और इस तरह की सर्किट को हमें सॉल्व करना आता है। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों ये पैरेलल अरेंजमेंट है, ये तीनों के तीनों पैरेलल अरेंजमेंट में है, ठीक है। तो एक्चुअली में आप देखोगे तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसे हो जाएगा, तीनों जो हैं ये पैरेलल में हो जाएंगे, ये सारे के सारे सेम पोटेंशियल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो डायरेक्टली ऐड होता है, और जस्ट उसके उल्टा कैपेसिटेंस होता है कि जब कैपेसिटेंस पैरेलल में हो तो वो जो है डायरेक्टली ऐड होता है। तो यहाँ दिख रहा है कि तीनों जो है वो पैरेलल में है, इसका भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, तो तीनों पैरेलल में जब होंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड होते हैं। तो सी 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 ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स सी हो जाएगा, राइट। सो आंसर इज बी। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ये भी एक अच्छा सा सवाल है समझने के लिए, ठीक है ये, ठीक है। चूँकि इन द बेसिस CsCl crystal structure, Cs plus and Cs minus ion are arranged in a BCC body centered cube, इसका पुराना फुल फॉर्म होता है configuration as shown in the figure. The net electrostatic force exerted by 8 Cs plus ion on the Cl minus ion is, मतलब कि एक क्यूब है, एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं, उसके बीच सेंटर पे एक क्लोरीन आयन रखा हुआ है। तो इस क्लोरीन आयन पे एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, ये दोनों बराबर होंगे, कैंसिल आउट होगा डायगनली। फिर दूसरा डायगनल देखेंगे तो डायगनल यहाँ पे 6 डायगनल होंगे, ठीक है, 6 कॉर्नर, 8 कॉर्नर 6 डायगनल होंगे। यहाँ पे डायगनल कितने हो जाएंगे? आपका हो जाएगा 2, जो भी है यहाँ पे, आई थिंक 2, 1, 2, 3, जो भी डायगनली फोर्स लगेगा उस सारे को एक दूसरे को आपका जो है वो कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। क्योंकि जितना फोर्स इधर से लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, उतने फोर्स इधर से उतना ही फोर्स इधर से लगेगा। तो जितने भी ये सारे समान दूरी पे हैं, जितने भी डायगनल सब हैं, है ना, जो कॉर्नर से जुड़े हुए हैं, तो ये बीचों बीच जो फोर्स होगा उस पर 0 होगा, ठीक है। ये बहुत बार इस तरह का सवाल पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, राइट। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। तो ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है तो इस सरफेस पे जहाँ भी आप चेक करें हर जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका सेम होगा, ठीक है, कहीं भी डिफरेंस नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसका प्रॉपर्टी यहाँ पर है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ऑलवेज 90 डिग्रीज, ठीक है। चलते हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स ए क्लोज कॉइल द नियरर एंड ऑफ द कॉइल एक्ट एज। दोस्तों कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया आपसे कि कोई भी कॉइल है, इस कॉइल की तरफ अगर कोई मैग्नेट चल करके आता है तो इसके वजह से इसमें जो है इसके फ्लक्स में चेंजिंग होगा, फ्लक्स में चेंजिंग होने की वजह से इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू लेंजेस कि जिस वजह से कॉइल में फ्लक्स का चेंजिंग हो रहा है उस वजह को ये कॉइल अपोज करता है। तो वजह क्या है, ये नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा है, तो ये कॉइल चाहता है कि अपने सामने हम क्या कर लें, ये नॉर्थ पोल मेरे तरफ नहीं आए। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल अपने सामने जनरेट कर लेगा, ताकि यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल ये रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, एक अपोजिट फोर्स यहाँ पे लगाना शुरू करेगा और अपने सामने यहाँ पर एक नॉर्थ पोल डेवलप कर लेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो पहला ही होगा, नॉर्थ पोल। दोस्तों मैंने प्रयास किया कि ये सेट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो, ओके, और मैं आगे भी जितने बचे हुए सेट हैं उसको मैं बनाऊंगा और बहुत बेहतर तरीके से और भी बेहतर तरीके से मैं बना करके इसको फिर से मैं इस चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। आप इसका लाभ उठाएं, चूँकि एग्ज़ाम तो होना ही है और बहुत जल्द एग्ज़ाम होगा, इसलिए ये एग्ज़ाम आपके लिए बेहतर हो, आप अच्छा मार्क्स लाएं, इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और आगे प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है, मैं और अच्छे से बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।